नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं इस वक्त सीधा अब्दुल्ला अफ़गान लीडर जो पहले अफ़गानिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं 2014 से 2020 के दरमियान, और अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं 2001 से 2005 के, उनकी रिसेप्शन और मीटिंग से आ रहा हूँ, जहाँ उनसे बात करने का मौका भी मिला। बहुत से और वहाँ पे जो मीडिया पर्सन थे उन्होंने तो खैर अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन मैं चाहता था कि वहाँ का ख़बर और वहाँ का जो हाल है वो मैं आपके सामने लेकर आ सकूँ। मैंने अब्दुल्ला से ये पूछा कि वो सूरत हाल को कैसे देखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो बहुत बरसों के बाद पाकिस्तान आए हैं, गालिबन 2008 के बाद, अब 11 या 12 बरस के बाद पाकिस्तान आए हैं, और बहुत सी तलखियाँ भी उनकी पाकिस्तान के साथ रही हैं, लेकिन अब वक्त है उन तलखियों को भुला देने का, माजी से आगे निकलने का। और उन्होंने, और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके सारे डेलीगेशन ने महसूस किया है कि आज पाकिस्तान का माहौल जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अफ़गान रिकॉन्सिलिएशन में बहुत ज़्यादा मदद की है, अमेरिका के साथ, तालिबान के साथ, ख़ित्ते के तमाम ममालिक के साथ, अफ़गान हुकूमत के साथ, जो समझते हैं कि वाकई एक चेंज ऑफ हार्ट है इस्लामाबाद में। इस हवाले से मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या उनको खदशात हैं। उन्होंने कहा कि मैं अफ़गान रिकॉन्सिलिएशन को हेड करता हूँ, बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि ख़तरा ज़रूर है कि अब तालिबान ये सोचते हैं कि अमेरिकन के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद उनके पास इतनी ताकत होगी कि वो शायद पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और अगर वो ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की तो फिर ये एक बहुत बड़ा ख़तरा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसमें, मुझे कोई शक तो ये ज़रूर है, ख़तरा तो मेरे ज़रूर है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि वाकई तालिबान जो हैं वो ऐसा सोचते हैं। अफ़गानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है क्या, पाकिस्तान के हवाले से, ख़ित्ते के हवाले से, इस पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, जो ईरान में, मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं, और अफ़गानिस्तान में भी एक सीनियर डिप्लोमेट की हैसियत से उन्होंने सर्व किया है। मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, एम्बेसडर रुस्तम शाह मोहम्मद, जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में चीफ़ सेक्रेटरी रहे हैं और ट्राइबल एरियाज़ में सर्व किया एज ए पोलिटिकल एजेंट, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए पेशावर से। मुझे जनरल रिटायर्ड एजाज़ अहमान साहब, डिफेंस एनालिस्ट जो हैं, हमारे प्रोग्राम से पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ होंगे। और सेनेटर डॉक्टर अब्दुल्ला रैर, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं, और मैं ये आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो की पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ उनका बहुत इंटरेक्शन रहा है। इस्लामाबाद में जो मीटिंग्स होती रहीं ज़ल्मे खलीलज़ाद की, वो मैंने देखी हैं, बहुत ही क्लोज़ इंटरेक्शन अफ़गान लीडरशिप के साथ, और अफ़गान रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस का वो हमें अमेरिका से ज्वाइन कर सकेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। आसिफ दुरानी साहब, आप कैसे देखते हैं, जो अभी मैं अब्दुल्ला से चंद लम्हे पहले, 10 मिनट पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है बहुत डिटेल से, और मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव रोल है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव रोल है, लेकिन मुझे ख़तरा है कि तालिबान ये सोचते होंगे कि अमेरिकन के निकलने के बाद पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे। आप यू हैव सर्व्ड देयर, आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल में उनका विज़िट जो है खुश आइंदा है, और जैसे कि आपने कहा 2008 के बाद ये उनका पहला विज़िट है, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि उनकी अपनी ज़ाती भी जो है पाकिस्तान के बारे में बाज़ जो है तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे, और उसमें फ़र्क आया। वो उन्होंने कहा कि मेरा फ़र्क है जी, वो उन्होंने आज जो है एक थिंक टैंक में जब बात कर रहे थे, उस वक़्त भी उन्होंने इस बात का इजहार किया कि माजी की गलतियाँ जो हैं उन्हें, और ज़्यादतियाँ हैं उन्हें भुला देना चाहिए। तो ये उनका इशारा सबकी तरफ था, अपनी तरफ भी था, और तालिबान की तरफ भी था, और पाकिस्तान की तरफ भी था। तो एक उन्होंने एक नई बिगनिंग की बात की है। यकीनन उसमें जो है पाकिस्तान का रोल बहरहाल उनको अप्रिशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि ये तकरीबन नामुमकिनात में से था कि तालिबान और अमेरिका का बैठना, अगरचे इस मामले में अच्छा ये नामुमकिनात पे था, 20 साल के बाद भी कोशिश हो रही थी। इसीलिए अमेरिका की लॉन्गेस्ट वॉर जो है वो अगर हिस्ट्री की है उनकी, तो वो वियतनाम नहीं है, वो अफगानिस्तान। जी हाँ, तो उसका यही नतीजा निकला कि एक जो है एग्रीमेंट की सूरत में फरवरी में सामने आ गया। लेकिन इसमें ये अभी क्या सिचुएशन आपको लगती है, फीलिंग क्या है आपकी? इस वक्त ये कि मुज़ाकरात शुरू हो गई, ये खुशाइंद बात है, इट्स यू नो मेजर स्टेप वो उन्होंने लिया। लेकिन ये कि दरमियान में जो है रोड बम्प्स हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, और मुश्किलात भी होंगी। जी, ज़रा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब को मैं इस पहले, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, किसको किस पे ज़्यादा शक होगा? तालिबान को अफ़गान हुकूमत पे ज़्यादा शक होगा कि ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, या अफ़गान हुकूमत को तालिबान पे ज़्यादा शक होगा कि ये मौके का फ़ायदा उठाएंगे?
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं एक दो गलतफहमियों का जिक्र करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये कहा जाता है कि हेस्टी विड्रॉल मुनासिब नहीं है, तो मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कोई हेस्टी विड्रॉल नहीं है। बतदरीज मरहलावार फ़ौज जा रही है, इसमें कई साल लग रहे हैं और 2021 के अप्रैल तक सारी की सारी फ़ौज चली जाएगी, नवंबर तक सिर्फ 4000 फ़ौज रह जाएगी। तो इसको हम हेस्टी विड्रॉल नहीं कहना चाहते। ये कोई एक नया नैरेटिव पाकिस्तान में मकबूल हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम ये बात शुरू कर दें कि हेस्टी विड्रॉल नहीं होना चाहिए, तो तालिबान के वहाँ पे हमारे जो वो शुकूक शुबहात हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि स्पॉयलर्स हैं। मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए कोई स्पॉयलर मौजूद हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन से सबको फ़ायदा होगा बशमूल हिंदुस्तान के, और पाकिस्तान का तो होगा ही, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूँ। ये जो विज़िट है इस वक्त, ये बुनियादी तौर पे वहाँ पे जो इस वक्त अभी वो कंटेंशियस इश्यूज़ तक तो गए नहीं है, सिर्फ एजेंडे पर बात हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 15 दिन तो एजेंडे पर बात हो रही है, तो बातचीत कितने महीनों पर मुहित होगी ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन इस वक्त एक तकाज़ा है कि पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे ताकि तालिबान सीज़ फायर पर राज़ी हो जाएं। ये मैं नहीं समझता कि ये बात होने वाली है, क्योंकि अगर तालिबान ने सीज़ फायर पे एग्री कर लिया तो वो ये समझते हैं कि उनकी तहरीक तकरीबन इनइफेक्टिव हो जाएगी, बल्कि ख़त्म हो जाने का ख़तरा है। उसमें लोगों में डिफरेंसेस आ जाएंगे, कोई डाइवर्जेंस ऑफ परसेप्शन आ जाएगा, कुछ लोग कबूल करेंगे, कुछ नहीं कबूल करेंगे। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर एक मरतबा सीज़ फायर हो जाए और बातचीत डिलीवर न करे, तो बाद में अपने वॉलंटियर्स को जो अपने देहात वगैरह को चले गए होंगे उनको दोबारा बुला के लड़वाना उनके बस की बात नहीं है। लिहाजा वो ये समझते हैं कि ये एक प्लॉय है और इससे तालिबान की का जो जदोजहद है, जो स्ट्रगल है, उसको वो अनडू करने की कोशिश है। तो ये बात है कि पाकिस्तान का असर तो ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तालिबान को मजबूर कर सकता है कि वो सीज़ फायर पे एग्री करें या जो उनके हमले हो रहे हैं इसमें कोई कमी लाएं। असल बात यह है पाकिस्तान को जो किरदार अदा करना है वो तो जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं कि गवर्नेंस सिस्टम क्या होंगे, हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी, लोए जरगा बुलाया जाएगा कैसे बुलाया जाएगा, तालिबान के फाइटर्स का क्या होगा, जो 2.5-3 लाख की फ़ौज और पुलिस है उसका क्या होगा, अफ़गानिस्तान की दस्तूर का क्या होगा, पार्लियामेंट का क्या होगा, ये इश्यूज़ हैं। इस पे तो बात आगे जा नहीं रही, तो हम उस जो इजाफी चीज़ें हैं उसमें हम फंस रहे हैं। हम रेटरिक पे ज़्यादा वो कर रहे हैं और जो सब्सटेंटिव इश्यूज़ हैं उसकी तरफ तवज्जो कम है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का इतना रोल हो सकता है कि वो तालिबान को अपने जो बुनियादी उनका स्टांस है इन कंटेंशियस इश्यूज़ पे, इन बुनियादी इश्यूज़ पे, कि उस स्टांस को वो तब्दील करें पाकिस्तान की एडवाइस पे। सबसे ज़्यादा क्रूशल, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट रोल अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका की फाइनेंशियल और मिलिट्री मदद के बगैर अफ़गानिस्तान की हुकूमत रह नहीं सकती। तो उनको एक लाइन ड्रा करना होगा कि क्योंकि अशरफ गनी खुद कहता है कि अगर अमेरिकी फ़ौज चली जाए तो मेरी हुकूमत 6 महीने तक रह सकती है। ये भी शायद उनकी कुछ खुशफहमी है। और जहाँ तक तालिबान का काबुल पे एडवांस करने की बात है, तो एक हुकूमत तो बननी है तालिबान के बशमूल। अगर वो अच्छी सही तरीके से बन जाए, नेगोशिएशन से बन जाए और एक इंटरिम गवर्नमेंट हमारे वजूद में आए एक लोए जरगा के ज़रिए, तो मैं समझता हूँ कि यही एक फीजिबल, एक प्रैक्टिकल, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होगा जिससे बात आगे बढ़ेगी। तालिबान अकेली हुकूमत नहीं बना सकते, न उनको बननी चाहिए। उनको ताजिक भी, तुर्कमन भी और बलोच भी और उज़्बक भी सबको शामिल करना होगा। जो बाकी पॉलिटिकल फैक्शंस हैं उनको भी शामिल करना होगा। एक मल्टी एथनिक हज़ारा को भी शामिल करना होगा। ये मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत बनेगी, तब ये सर्वाइव करेगी, तब ये दाइश का भी मुकाबला करेगी और तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का भी मुकाबला करेगी और मुल्क में अमन भी डिलीवर करेगी। मुझे सर इसी सवाल को डॉक्टर सेनेटर अब्दुल्ला रियार तक ले जाने दीजिए, जो इस वक्त वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब, आप इस अफगान रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस के जो की कैरेक्टर्स हैं
उनको आप उनसे उनकी मुलाकात भी बहुत रही है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत है, आपका इंटरेक्शन भी बहुत है, आप हैं भी इस वक्त वाशिंगटन में। आप कैसे देखते हैं कि ये जो अमेरिकन विड्रॉल है इसके बाद क्या ख़तरात हैं? क्या अफ़गानिस्तान में एक अमन आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी जो पाकिस्तान चाहता है और नेबर्स चाहते हैं, या आपको लगता है ख़तरा है कि वहाँ अफ़गानिस्तान दोबारा एक खाना जंगी की तरफ चला जाए? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये निहायत खुशाइन है एंड आई वेलकम डॉक्टर अब्दुल्ला ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर लॉन्ग टाइम। डॉक्टर अब्दुल्ला अफ़गानिस्तान के उस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो नॉन पश्तून फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस, जो कि पाकिस्तान से एक सर्टन एक गैप और डिसकनेक्ट रहा है उस एस्पेक्ट ऑफ अफ़गानिस्तान का। और हिस्टोरिकली हम ये देखते आए कि वो नॉन पश्तून प्रो सब कॉन्टिनेंट में प्रो न्यू दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता था। अहमद शाह मसूद साहब का हिस्ट्री हम सबके सामने, और मेरे सीनियर दोस्त इधर मौजूद हैं, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब बहुत अच्छी तरह से आपको बता सकते हैं। मैं इस उनके आने का और उनका हेड होना हाई पीस काउंसिल या पीस काउंसिल को चेयर करना और इस इनिशिएटिव को लेके पाकिस्तान आना, ये ना सिर्फ अफ़गान और इंट्रा अफ़गान रिकन्सिलिएशन के लिए बहुत अहम है, और अमेरिकन इंटेंट और उनका जो मोटिव है इन द सब कॉन्टिनेंट एट प्रेजेंट, उसमें ये कन्वर्जेंस हो रही है तमाम फोर्सेस के दरमियान। और फॉर्चुनेटली तालिबान इंट्रा अफ़गान पीस प्रोसेस पे अब अक्रॉस द टेबल बैठ चुके हैं। मैं नहीं समझता कि जो है वो एजेंडा पे 2 हफ्ते गुजर गए और अब इश्यूज पे बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि काफ़ी तवील इंटरेक्शन बैकग्राउंड में हो चुके हैं दोनों तीनों फरीकैन के दरमियान, और माजी के 1.5 साल में ये काफ़ी लेवल पे डिस्कशंस बिटवीन द लीडरशिप एंड अमेरिकन एंड तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट, इस पे डिलिब्रेशंस अनऑफिशियल लेवल पे बैकग्राउंड डिस्कशंस, एंड पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेंट रहा है। एंड ये उस बैकग्राउंड एफर्ट का नतीजा है कि आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं। हमें खुशी होनी चाहिए कि 41 साल का 2 जनरेशंस ऑफ अफगान्स एंड पाकिस्तान हैव सफर्ड। हमने ये वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट क्लाशनिकोव और स्टिंगर मिसाइल के टाइम से देखा था, और अब रिमोटली कंट्रोल्ड वेपनाइज्ड ड्रोन्स की एप्लीकेशन क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट हम देख रहे हैं। तो हम बहुत फॉर्चुनेट होंगे कि अगर ये पीस प्रोसेस एडवांस करे, और इंशाल्लाह ताला जो इंडिकेटर्स हैं जिसमें पाकिस्तान ने अपना रोल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो ऑपेड चंद रोज़ पहले यहाँ पे पब्लिश हुआ है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़े मैसेज दे दिया है, डे आफ्टर की बात की है। डे आफ्टर इंशाल्लाह हम वो डे आफ्टर ज़रूर उसकी तरफ गामज़न है, और उसको प्रोग्रेस को हम हार्नेस कर पाएंगे। अच्छा, मैं अगर जलन साहब को ले लूँ क्विकली ब्रेक से पहले। जलन साहब, आप पाकिस्तान तो ज़ाहिर है चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, यहाँ पर स्टेबिलिटी हो, चीन भी चाहेगा, लेकिन बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जैसे हिंदुस्तान है, वो चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी यही होगी कि दोबारा वहाँ पे खाना जंगी हो, वहाँ पे मामला ठीक ना हो सकें। आपको क्या लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, ये कहना कि हिंदुस्तान कोई इफेक्टिव किरदार अदा कर सकता है एज अ स्पॉयलर, तो ये एक फॉर फेच्ड आइडिया इसलिए होगा कि अफगानिस्तान के तमाम फैक्शंस इस वक्त अमन के ख्वाह हैं। तालिबान भी अमन चाहते हैं, और जितने बाकी फैक्शंस हैं वो सब लोग भी, और बहसीयत कौम उन लोगों ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। 40 बरस की बात हम कर रहे हैं रशियन इन्वेजन के बाद से, तो वहाँ भी अमन की ख्वाहिश है। पाकिस्तान भी इस बात का मुतमन्नी भी है और तमाम तर कोशिशें भी कर चुका है और अभी भी कर रहा है कि वहाँ पे अमन हो। ये अब्दुल्ला का विजिट जो है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इंतहाई अहम हैसियत रखता है, क्योंकि जिस अदम एतमाद की बात हम कर रहे हैं, या उनकी नजरन एफिलिएशन या नान पख्तून का रिप्रेजेंटेटिव होना, और इस वक्त रिकन्सिलिएशन कमेटी को हेड करना एक इंतहाई अहम पोजीशन है। अब ये बात भी बड़ी दुरुस्त है, और मेरे ख्याल में बड़े कॉम्प्रिहेंसिव 2 व्यूज आपके पास अमेरिका से और रुस्तम शाह मोहम्मद साहब का आ गया है कि ये सारा कुछ आप तक कफ नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत बड़ी एफर्ट है। अगर 2 डेकेड्स की तालिबान की स्ट्रगल है
और 2 डेकेड्स की अशरफ गनी और कारज़ई और अब्दुल्ला साहब की हुकूमत है, और अब्दुल्ला साहब की उस वक्त नदरन अलायंस की एक जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन था अमेरिकन फोर्सेस के साथ, उस सारे माजी को अगर सामने रखें तो अब माजी को भुला के आगे बढ़ना होगा। और अगर नॉन इंटरफेरेंस रहे, मैं आपको एक पंच लाइन दे देता हूं कि अगर अमेरिका, पाकिस्तान और कोई अपनी विल इम्पोज न करना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से अफगान आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। वो अपने मसाइल हल कर सकते हैं, उसमें कल्चर भी होगा, ट्रेडिशन भी होंगी, मजहब भी होगा और सियासत भी होगी, लेकिन वो हल करने की सलाहियत रखते हैं और वो इसका हल भी ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन इम्पोज करने की कोशिश की गई, सवाल है तो वहां हालात बेकाबू हो सकते हैं। एक ब्रेक लेने दीजिए नाज़रीन। पाकिस्तान और चीन और ईरान तो चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। अफ़गानिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान एक आँख बनती है मुस्लिम कंट्रीज़ की। पाकिस्तान के लिए ये अमन, ये ट्रेड जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या वाकई यहाँ पे अमन हो पाएगा? इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे से पहले जनरल ऐवान साहब का ये कहना था, जनरल एजाज ऐवान साहब का कहना था कि हिंदुस्तान अब अफ़गानिस्तान में स्पॉयलर का रोल जो है इफ़ेक्टिव तौर पर प्ले नहीं कर सकता। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर पाकिस्तान के नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पर अमन हो जाता है, अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकता है, बेहतर रवाबित रखता है, तो फिर जो जियो स्ट्रेटिजिक डायनामिक्स है खत्ते के, वो बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं और उससे हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और गुज़श्ता 40 बरस में हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान में अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया है। ये एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि किया। तो क्या अब हिंदुस्तान का असर रसूख इतना ख़त्म हो गया है कि हिंदुस्तान चाहेगा कि अगले चंद माह में जब अमेरिकन वहाँ से निकलते हैं इफेक्टिवली तो अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए? यहीं से हम बात का दोबारा आगाज़ करते हैं। आपने सर्व किया अफ़गानिस्तान में, क्या आपका ख्याल? मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ जनरल साहब ने जो फरमाया, क्योंकि इंडिया का रोल बहरहाल जो है वो नेगेटिव रहा है थ्रू आउट, और उनकी ज़रूरत भी है। जी, उनकी ज़रूरत है, इसलिए कि वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहते हैं, टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करके उन्होंने। लेकिन हमारी ग्रोथ भी तो रोकी हुई है ना उन्होंने। ज़ाहिर जब आप ट्रेड होगा, गैस, एनर्जी, ट्रैफिक, अब आप देखें अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमें जो लॉस हुआ है वो इंडिया से जंगों से ज़्यादा हुआ है। 80,000 लोग पाकिस्तान के मारे गए हैं, उसमें जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं और सिविलियंस भी हैं। ये हमारा इंडिया के साथ 3 जंगों में ऐसा लॉस नहीं हुआ, तो वी हैव लॉस्ट ब्लड एंड ट्रेजर। ये हमारा ये लॉस था, ये और ये एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगा। और ख़ासकर जब इंडिया ने जो है ऑक्युपाइड कश्मीर में जो स्टेप्स लिए और जिस तरह से अब वहाँ पे एक लावा जो है पक रहा है ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, वो तो ये चाहेगा कि हर सूरत में पाकिस्तान को टू फ्रंट सिचुएशन से जो है सामने उसका सामना होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने ये भी किया है कि आप अगर उनके तबसरे पढ़ लें और उनके लीडरशिप की बात करें, वो हम पाकिस्तान कहता है अफ़गान लेड एंड अफ़गान ओन, और इंडियंस जो हैं वो उसमें एक और इजाफा करते हैं, अफ़गान कंट्रोल। अफ़गान कंट्रोल, नाउ दे आर एडिंग फीट टू द स्नेक एज द चाइनीज से। इसका क्या मतलब है अफ़गान कंट्रोल? ये तो अब उनकी उसमें हो कि अफ़गान वो उनके ये एक तरह से वो पाकिस्तान को हिट करते हैं कि गोया पाकिस्तान जो है वो किसी को कंट्रोल कर रहा है, उनका मतलब तालिबान है। ठीक, लेकिन ये अब अगर अफ़गान ओन और अफ़गान जो है लेड प्रोसेस है, तो वो तो जाहिर है, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अफ़गान आपस में फैसला करेंगे। और इसका इंडिया जो है आज उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने भी दिया और ख़ुद जो हैं अब्दुल्ला ने भी ये बात की कि वो असल में उनको आपस में ये करना होगा। और हमारी ये जो इंडिया के रोल की बात है ना, ये तो 40 साल का नहीं है, ये उससे पहले पश्तूनिस्तान को भी इंडिया पूरी सपोर्ट देता था। और अब जो है पाकिस्तान के बारे में जो फ्रंट है उसमें वो ये नहीं कि वो अफ़गान्स जो हैं आके यहाँ पे कुछ करेंगे, वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, वो उसने IS को भी वो सपोर्ट। ठीक है, अब इसमें जल साहब आपको क्यों इतनी पॉजिटिव उम्मीद है कि हिंदुस्तान स्पॉयलर का रोल प्ले नहीं कर सकेगा, जबकि ये बहुत बड़ी एक रीजनल गेम है और जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा अफ़गानिस्तान में, जितना हिंदुस्तान का असर रसूख होगा, उतना पाकिस्तान को वो अपने दबाव में रखेगा और पाकिस्तान को अपनी ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, पॉलिटिकल के लिए ये पूरा कॉरिडोर चाहिए कि इसमें अमन हो। हिंदुस्तान क्यों चाहेगा? हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तो वैसे भी बड़ी एक सख्त पोजीशन है पाकिस्तान की तरफ।
मोहित देखिए, ख्वाहिश होना एक बात है और कैपेबिलिटी होना बिल्कुल दूसरी है। ये जो हम बात करते हैं ना कि हमने 80,000 शहादतें हुई, हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसमें हमारी माजी की गलतियां भी शामिल हैं। उसमें हमारा जो उस वक्त अमेरिकन फोर्सेस के साथ कोऑपरेशन था, जिस तरीके से तालिबान के खिलाफ हमने ताउन किया, बरी बैरी और हवाई रास्तों का जिस तरह के हमने उनके बेसिस प्रोवाइड कर दिए, तो उसका एक रिएक्शन आया था जो आया और गुजर गया। और अब जो तालिबान हैं उनके साथ बात देखिए, समझने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान बेशक ये कहता रहे वो प्रोपिगेट पूरी दुनिया में करेगा, लेकिन पाकिस्तान न कोई प्रॉक्सीज वार कश्मीर में कर रहा है न वो करना चाहता है। उनका ये नैरेटिव रहा है कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो यहां से तालिबान एंड फ्रीडम फाइटर्स जाएंगे और अफगानिस्तान जो कश्मीर के अंदर एक फ्रीडम की स्ट्रगल हो रही है उसको रीइंफोर्स करेंगे और इसकी मुआवनत पाकिस्तान करेगा। ये वो नेगेटिव नैरेटिव है जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया को बेचता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना कोर्स करेक्शन कर लिया है और अब एक स्ट्रेटजी है नॉन इंटरफेरेंस की। पाकिस्तान किसी किस्म की प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये बात दूसरी कि जी वो हमें यहां से एंगेज करेगा और उसी तरह की बिलवास्ता किस्म का जवाब हुआ ना कर सकेगा। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान की कैपेबिलिटीज क्या खत्म हो गई हैं? अफगानिस्तान, हिंदुस्तान की आज कैपेसिटीज नहीं है अफगानिस्तान? बिल्कुल, मैं ये समझता हूं नहीं, मैं ये इसलिए नहीं समझता हूं। वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन अगर हमें फिर ये मानना पड़ेगा कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला और नजरन अलायंस उनके हाथों में खेल रहे हैं हिंदुस्तान के, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि तालिबान, अशरफ गनी, अब्दुल्ला और नजरन अलायंस ये जितने नॉन पख्तून हैं, जिनमें उज़्बेक्स हैं, हज़ारास हैं, ये सब लोग अमन के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर हिंदुस्तान का कोई रोल मुझे नजर नहीं आता। वो किसके जरिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा अफगानिस्तान में? लेकिन अगर ये फोर्सेज मिलकर अमन चाहती हैं, अफगानिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, तो इंडिया का रोल जो है वो बड़ा मार्जिनलाइज हो चुका है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, हिंदुस्तान का रोल, हिंदुस्तान की कैपेसिटीज में कमी आ गई है गुज़िश्ता चंद बरसों में, या हिंदुस्तान की आप समझते हैं कि नीयत में फर्क हो गया है? हिंदुस्तान को तो बड़ा सूट करता है कि पाकिस्तान को प्रेशर में रखे अफगानिस्तान। देखिए, ओपिनियन डिफर करती हैं। हो सकता है दुरानी साहब की बात बिल्कुल सही हो। मेरा अपना ये ख्याल है कि हिंदुस्तान को एक पुरअमन और स्टेबल अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। नंबर एक, हिंदुस्तान की वहाँ $2.5 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट उस वक्त महफूज हो जाती है जब अफगानिस्तान में अमन हो। अगर वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाए तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है उनकी बेकार चली जाएगी। नंबर दो, हिंदुस्तान एक एनर्जी डेफिसिट मुल्क है और सेंट्रल एशिया से हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज का मोहताज है। अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो हिंदुस्तान चाबहार के रास्ते सेंट्रल एशिया के साथ रवाबित करके उनसे चीप इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह ले सकता है, जो कि उनके लिए एक बड़ा कंसर्न है और वहाँ पे डिमांड भी है और उनकी ख्वाहिश भी है। नंबर 3, मैं आपको ये भी बताऊँ कि अगर तालिबान की हुकूमत भी कायम हो जाए तो वो भी, बाज़ लोग इससे सरप्राइज होंगे, वो भी हिंदुस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, जिसमें सारी दुनिया की मदद की इनको ज़रूरत है, कि कोई रीजनल मुल्क इतना बड़ा जैसे हिंदुस्तान हो, जिनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उनको वो उनके साथ हॉस्टाइल एटीट्यूड अडॉप्ट करें और वो जो उनकी मदद वगैरह ख़त्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें ज़रा डिस्पैशनेटली देखना चाहिए। ये बात बार बार कहना कि वो स्पाइडर होगा, ये होगा, वो होगा, हो सकता है कि वीज़ा भी पाकिस्तान उसका कोई इतना उनके वो हो, किरदार हो, लेकिन अफगानिस्तान के अमन के हवाले से वो कभी ये नहीं चाहेंगे, हिंदुस्तान कभी नहीं चाहेगा। चीन वगैरह का तो सारा वन बेल्ट वन रोड का वहाँ से वाबस्ता है, लेकिन हिंदुस्तान भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे बदअमनी हो, वहाँ पे खाना जंगी हो, और उनके जो इरादे हैं, जो सेंट्रल एशिया के साथ एक्सेस है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो सारी अकारत चली जाए। ठीक, अब्दुल्ला रियाद साहब, हिंदुस्तान की नीयत नेक ही हो सकती है अफगानिस्तान के हवाले से?
मैं इस पे दोनों मेरे दोस्तों का व्यू मोर और लेस सेम ही है। यूनिवर्सली अगर आप एनालाइज करें तो आप इस चीज़ को देखें कि अफगानिस्तान के तमाम फोर्सेस इफ दे एग्री टू ए सोल्यूशन और एक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में आती है जिसके अंडर राइटर्स ग्लोबल एंड इंटरनेशनल फोर्सेस, वो फोर्सेस जिन्होंने अफगानिस्तान को एक थिएटर ऑफ वॉर पिछले 40 साल से बनाए रखा, सुपर पावर्स एंड इंटरनल फैक्शंस एंड रीजनल इनसिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट, जब वो सारे फैक्टर एलिमिनेट हो जाते हैं या मार्जिनलाइज हो जाते हैं या रिकंसाइल कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा न्यू अलायंस इमर्ज करता है टुवर्ड्स पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसमें सुपर पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट गोइंग टू वॉक आउट ऑफ अफगानिस्तान नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस, ये हमें भूल जाना चाहिए। वो एक स्टेबल इंटरेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अमेरिका, मैं नहीं देख रहा कि अगली अप्रैल मई के बाद अमेरिका वहां पे एक डिक्लेरेशन ऑफ पीस हो जाएगा और अमेरिकन्स वुड पुल आउट द फोर्सेस और उसके बाद उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा अफगानिस्तान में। उनका इंटरेस्ट इंटरलिंक्ड होगा, उनका कंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करना और इस डेवलपमेंट of Afghanistan and stabilization of the and exploiting the resources जो उस अगर उनके में फोर्सेस होंगे ही नहीं, अगर उनकी फोर्सेस होंगी नहीं तो बैलेंस ऑफ पावर कैसे रखेंगे वो? फोर्सेस ही नहीं होंगी ग्राउंड। आई एम ऑफ द व्यू के फोर्सेस के साथ बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बैलेंस ऑफ पावर आएगा। Participation, Afghanistan is going to remain dependent on international alliances and international support and coalition for its internal development and its reach out to the world. उसको हम सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी ऑप्टिक्स पहन के हम ना देखें, हम इसको पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट की ऑप्टिक्स पहने तो उसमें पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रीजनल फोर्सेस एंड रीजनल डेवलपमेंटल फैक्टर्स एंड इंटीग्रेटेड एक न्यू अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी जिसमें वी एज अ पाकिस्तानी आर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी आफ्टर अफगानिस्तान एंड उसका लार्जर अंडरपिनिंग जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके अंदर अपना इंटरेस्ट देखेगी। ये वही रिसोर्सेज हैं जिसके लिए पिछले 40 साल से सबने वो हरकत करके देख ली, बट सेंट्रल एशिया की रिसोर्सेज को हार्नेस नहीं कर सके। रशियन डिजायर टू रीच टू द वार्म वाटर्स 40 साल पहले की बात है, 1979 यही एस्पेक्ट था। तो अब प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं, एटीट्यूड्स चेंज हुए हैं, everybody has paid the price and we are looking for a brighter outlook in this and मैं नहीं समझता कि इंडिया would be spoiler to that extent. India would continue to keep अपने leverages on Pakistan if they can play that to keep Pakistan under a checkmate, but India is no longer a decisive factor in this. The game has changed. Larger Afghan interest है towards peace and economic stability of Afghanistan. मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मुझे डॉक्टर साहब ब्रेक लेने दीजिए, सेनेटर मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये लम्हा कि इंडिया क्या कर सकता है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले अगर जान साहब का ये कहना था कि हिंदुस्तान के पास आज उतनी कैपेसिटी नहीं है अफगानिस्तान में कि वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर सके, तो रुस्तम शाह मोहम्मद, एम्बेसडर रुस्तम शाह मोहम्मद ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की नीयत ऐसी नहीं होगी। और सेनेटर अब्दुल रियार साहब का ये ख्याल है कि आज एक रीजनल कंसेंसस है कि सेंट्रल एशियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, इसलिए हिंदुस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेगा। आपको क्या लगता है एम्बेसडर से? मैं बड़े अदब के साथ, मेरा थोड़ा मुख्तलिफ ख्याल है इसमें, क्योंकि जब आप कैपेसिटी की बात करते हैं तो इंडिया ने आज भी अपने उसके तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं है। बिल्कुल सही। वो कर रहा है पैसे के ज़रिए, उसने प्रॉक्सीज लिए हैं और उसका इन्फ्लुएंस। और क्या हम ये तय कर लें कि इस वक्त ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो हर चीज़ जो है हॉन्की डोरी हो गया, अफ़गानिस्तान में अमन आ गया या आ रहा है? ये हम अभी खुशबीनी का इजहार कर रहे हैं। और क्या हम ये समझ लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो फैक्शंस हैं और जो वॉर इकॉनमी को जो इस वक्त जो सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ ड्रग लॉर्ड्स हैं, तो वह क्या ख़त्म हो गए? क्या हम ये समझ लें कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका, हम ठीक है वो अगर उससे हम पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि ग्रेजुअल विड्रॉल होना चाहिए या रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल होना चाहिए जैसे चाइनीज़ कहते हैं,
उसका ये मतलब है कि आप वैक्यूम क्रिएट ना करें। लेकिन उसके साथ ही ये भी है कि अमेरिका को वहाँ $50 बिलियन साल का जो उसको खर्चा उठाना पड़ रहा है वो उससे सेव करना चाहते हैं। अब तो शायद $50 बिलियन नहीं करना पड़ा, अब तो कम ही करना पड़ रहा है उनको। तकरीबन अभी इस वक्त भी वही है, क्योंकि 15-20 अब तो जाहिर है जब नंबर ऑफ ट्रूप्स कम हो जाएंगे तो वो खर्चा कम आएगा। लेकिन उसके साथ ही उनको जो है मसाइल का अपना सामना करना है। अब जरा बात आ गई जहाँ तक कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी तो इंडिया पैसे के ज़रिए करेगा ठीक। और इंटेंशंस कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो इंडिया ने जो है वो इंडिया का इंटेंशन क्या पाकिस्तान के बारे में चेंज हो गया? सवाल ये है कि ये लाजिम और मलजूम है। मैं ये जुमला मुकम्मल कर लूँ कि लाजिम और मलजूम है कि अफगानिस्तान को वो अब तक अगर यूज़ करता रहा है तो वो उस अफगानिस्तान को यूज़ करना किस बुनियाद पे बंद करेगा कि उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। जल साहब कहना चाह रहे हैं कुछ? जी जल साहब देखिए, बात यह है मोईद, जल साहब कह रहे हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब इस वजह से मैंने कहा इंडिया की कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी इसलिए नहीं है कि कंपैरेटिव बेसिस पे जो अमन के स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए विन विन सिचुएशन है, उनकी मुआशी और मिलिट्री कैपेसिटी इंडिया से कहीं ज्यादा है। रशिया को ले लें, चाइना को ले लें, और इसको अगर अमेरिका का देखें कि मफाद किस चीज में है, अगर वो $4.5 बिलियन देकर और इंडियन जो अफगान नेशनल आर्मी है उसको और पीस कीपिंग जो उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको और हुकूमत के स्ट्रक्चर को अगर $4.5 बिलियन की कंट्रीब्यूशन से सस्टेन कर सकता है तो वो क्यों अपने ये अखराजात बढ़ाना चाहेगा? हिंदुस्तान पहले इसलिए कामयाब हो रहा था और अभी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब्दुल्ला और अशरफ गनी वर नॉट प्रो पाकिस्तान। वो पाकिस्तान पर एक मुसलसल इल्जाम लगाते थे कि हम वहां दहशतगर्दी करवा रहे हैं और तालिबान को, लेकिन अभी भी तो प्रो पाकिस्तान नहीं है। अब जब वो मामला सेटल नहीं, अभी देखिए, अभी वो प्रो अफगानिस्तान तो है ना, अमन तो चाहते हैं। अब वो एक टेबल पर, अभी वो एक टेबल पर तो बैठे हैं ना तालिबान के साथ, और तालिबान टेबल पे बैठ के हैं, बातचीत शुरू हो गई है जिसको भी बहुत अरसा गुजर चुका है। अब अगर इस वक्त इंडिया कुछ करना चाहे तो वो उसको इन फैक्शंस में दरार डालनी पड़ेगी जो टेबल पे बैठे हैं। इसकी कैपेसिटी मेरे ख्याल में उसमें नहीं है। हाँ, जो 6,500 के करीब इस वक्त वो दहशतगर्द हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, और वो फोर्सेस जो वहां पे मौजूद हैं, अगर उनको फाइनेंस करके बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है तो वो एक इतना टेक्निकल ऑपरेशन रह जाएगा जिसको हम हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन चाइनीज इंटरेस्ट को हर्ट करने की जरूरत वो नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के स्टेक्स वहां बहुत हैवी हैं और चाइना की मुआशी और मिलिट्री कैपेसिटी भी ज्यादा है, और अगर वो चाइना का रास्ता रोकेगा तो फिर उसको भी कहीं और इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान का कभी भी मनफी रोल नहीं रहा, या आप समझते हैं कि अब हिंदुस्तान देखता है कि रीजनल कंसेंसस में तब्दीली आ गई है इसलिए हिंदुस्तान जो है वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहेगा? लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कभी भी ताल्लुकात इतने कशीदा नहीं थे जितना नरेंद्र मोदी की हुकूमत 2014 के बाद हुए हैं। कश्मीर को देख लें, लाइन ऑफ कंट्रोल को देख लें, और अब हिंदुस्तान के चीन के साथ भी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा टेंशन है। कभी पहले उनकी इतनी टेंशन नहीं थी गुज़िश्ता 20-25-30 बरस में। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान जिसने पैसा फेंकना है और अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करना है और इसको डीस्टेबलाइज, क्यों हमें समझाएं कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान क्यों नहीं डीस्टेबलाइज करना चाहेगा इस सारी सिचुएशन में? देखिए, हिंदुस्तान का फ़ायदा इसमें है ही नहीं कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हो, अफ़गानिस्तान में अमन आए। उनका फ़ायदा इसी में है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, वहाँ पे अमन आए, ताकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ताकि वो उनके वो जो अग़राज़ मक़ासद हैं वो हासिल हो जाएं। मैं आपको दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अमन के रास्ते में रुकावट हिंदुस्तान नहीं है। अमन के रास्ते में रुकावट अफ़गानिस्तान की वो क़ुव्वतें हैं जिनको ये ख़तरा है कि अगर तालिबान के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाती है तो उनके प्रिविलेजेस, उनके पर्क्स, उनकी पोजीशन पे असर पड़ेगा। उसमें हुकूमत के लोग भी शामिल हैं और हुकूमत से बाहर बाज़ लोग भी शामिल हैं। ये बात हमें याद रखनी है कि अगर अमन के रास्ते में कोई रोड़े अटकाता है, यही तो वो धड़े हैं जिनका दिल्ली से ताल्लुकात भी रहे, लेकिन यही वो धड़े हैं ना, लेकिन ये वही धड़े हैं ना रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। देखिए डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान के अंदर
इतना ओवरवेलमिंग डिज़ायर है पीस के लिए, लोग इतने थक चुके हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे तालिबान हों, चाहे कोई और हों, इतना ओवरवेलमिंग वहाँ पे इतना डिज़ायर है, इतनी लोगों की ख्वाहिश है। अगर अशरफ गनी और उनकी चंद लोग जो कि इस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि इस स्टेटस को की पैदावार हैं, जो स्टेटस को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, वो लोग तो आप 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, लेकिन अफगानिस्तान के 3 करोड़ अवाम जो हैं, बशमूल सारे फैक्शंस के, बशमूल सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, बशमूल तालिबान के, वो सब के सब अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि इस माहौल में फिर हिंदुस्तान में इतनी क़ुव्वत है, ये इतनी कैपेसिटी है, ये इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सारे अवाम की भी और हुकूमत के अंदर लोगों को भी और अफगानिस्तान के सारे इदारों को भी उनको जो है वो ब्लॉक कर सके या उनके रास्ते को वो रोक सके। ये कैपेबिलिटी हिंदुस्तान में नहीं है, न वो ये करेगा। अब्दुल्ला रियाद साहब, सेनेटर साहब, योर लास्ट वर्ड ऑन इट। रुस्तम शाह साहब की जो लास्ट सबमिशन है, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। मैं इस पे और आगे बढ़ाता जाऊंगा कि आप ये देखें कि नाउ एनवायरनमेंट हैज चेंज ऑल ऑफ अ सडन। जो कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान को थिएटर ऑफ वॉर बनाए रखा गया, वो फोर्सेस तमाम इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, ग्लोबल सुपर पावर्स, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द वॉर। तमाम फोर्सेस इस पे इंटरेस्टेड हैं कि अफगानिस्तान में पीस हो और इंट्रा अफगान रिकंसिलिएशन हो। बहुत अच्छी बात है। हम पाकिस्तान तो पहले दिन से ही इस चीज़ का ख्वाह है। हम अफगानियों के बाद अगर किसी ने सफ़र किया है तो वो पाकिस्तान है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अफगान पॉपुलेशन, राइवल फैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ग्लोबल प्लेयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जो ट्रिगर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया है। और अब वो रास्ता जो निकलेगा, इट मे टेक अ लॉन्ग हॉल, अभी तो बिगिनिंग है, मगर डायरेक्शन जो है, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज होंगे तो टूवर्ड्स अ पीसफुल प्रोसेस एंड हार्नेसिंग द इकोनॉमिक prosperity and well-being in the region may be divergent conflicts of interest हो कि even western force वेस्ट पाकिस्तान और इस रीजन को किसी सूरत अबेंडन नहीं करेगा। मैं ये CPEC हमारा एक फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है, एक आप इसमें नई चीज डालते हैं। आप कहते हैं कि अमेरिका निकलेगा नहीं, अमेरिका बैठेगा, अमेरिका पूरा नहीं निकलेगा। ये आपका बेसिक आर्गुमेंट है कि अमेरिका अफगान डेवलपमेंट, अफगान रिकंस्ट्रक्शन वुड बी द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो अमेरिका उसको पायलट करना चाहेगा, पार्टिसिपेंट रहना चाहेगा, बेनिफिट लेना चाहेगा। कैसे निकल जाएगा? कोई क्या वजह है कि वो जहां पे $50 बिलियन $29 बिलियन खर्च कर चुका है वो, और अब वो $1 ट्रिलियन से निकल जाएगा? हम किस अकाउंट से हम ये अज्यूम कर लें कि वो बस निकल जाएगा अप्रैल मई के बाद, अगर सो भी जाता है तो? अफगानिस्तान को वक्त हमारा खत्म हो गया। डाइवर्जेंट ओपिनियंस हैं। जब अब्दुल्ला रियाद साहब वाशिंगटन से कहते हैं कि अमेरिका रिकंस्ट्रक्शन को हेड करना चाहेगा, तो स्टूडियो में मेरे साथ एम्बेसडर आसिफ दुरानी कहते हैं कि पहले भी hundreds of billions of dollars वहाँ खर्च कर चुका है। $129 बिलियन ऑलरेडी कर चुका है, और सिगार कहता है कि उसमें 80% तो मिसयूज हुआ है। उसमें 80% मिसयूज हुआ है। ये डिफरेंट ओपिनियंस आपने सुनी है। कोई भी पूरी तरह दूसरे से ओपिनियन जो है, जो वॉइस इस प्रोग्राम में थी, वह मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड से एग्री नहीं करती है। कसरत ओपिनियन यही है कि एक रीजनल कंसेंसस ऐसा डेवलप हो गया है कि हिंदुस्तान, जिसने पहले अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया पाकिस्तान पर दबाव रखने के लिए, शायद वो इस प्रोसेस को, अपनी हिकमत अमली को आगे ना बढ़ा सके। ज़ाती तौर पे मुझे बहुत शक है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट इस किस्म के हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में मुकम्मल अमन होता है और पाकिस्तान को एक ट्रेड कॉरिडोर मिलता है सेंट्रल एशिया की तरफ, तो हिंदुस्तान की स्ट्रेटिजिक कम्युनिटी इससे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगी। वो इसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी। बहरहाल सबकी ओपिनियन आपने सुनी, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।